नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी के इस सीरीज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का इतिहास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसे आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शहरी जीवन के बारे में, और ये हमारा चैप्टर 1 का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं शहरी जीवन के बारे में। देखिए, ऊपर के विवरण से पता चलता है कि मतलब आप लोग देखेंगे कल और परसों वाला जो लेक्चर देखेंगे उससे आपको पता चलेगा कि जो नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव यानी प्रभाव हो चुका था, इनका प्रभाव बन चुका था। धन दौलत की ज़्यादातर हिस्सा जो था समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। देखिए, समाज के जो उच्च वर्ग था, धन दौलत का जो ज़्यादातर हिस्सा था उनके पास केंद्रित था, मतलब उनके अधीन था। इस बात की जो पुष्टि है इस तथ्य से होती है कि जो बहुमूल्य चीज़ें थी, जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ और लाजवाब जड़े हुए लकड़ी के जो वाद्य यंत्र थे, या सोने के सजावटी जो खंजर आदि थे, इनकी विशाल मात्रा में पूर्व में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है। लेकिन जो आम आदमी थी उनकी स्थिति कैसी थी और क्या थी, आइए इसके बारे में देखते हैं। कानूनी दस्तावेजों जैसे विवाह, उत्तराधिकारी आदि के मामलों से संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता जो होता था वो परिवार का मुखिया होता था। विवाह की जो प्रक्रिया थी या विधि थी उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। देखिए वो क्या है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधू को उसकी सांस लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था, यानी जो उसका हिस्सा होता था पिता उसको दे देता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। आइए अब उर नगर का अवलोकन करें, यानी इसके बारे में देखें। यह उन नगरों में से एक था जहां सबसे पहले खुदाई की गई थी। उर जो है मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की जो खुदाई हुई वह 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से यानी अच्छी तरीके से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियां पाई गई, जिससे यह पता चला कि पहिए वाली गाड़ियां जो हैं वहाँ के अनेक घरों तक नहीं पहुँच सकती थी। अनाज के बोरे और ईंधन के जो गट्ठे थे वो गधों पर लाद कर ही घरों तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार ना होने से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जो नगर नियोजन की पद्धति थी, यानी जो नगर बनाने का जो तरीका होता है उनका अभाव था, यानी आर्किटेक्ट जो कहते हैं वो नहीं था। वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नलियाँ नहीं थीं जैसी कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई है, बल्कि जल निकासी की नलियाँ और मिट्टी की नलिकाएं उर नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई है, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नलियों के माध्यम से भीतरी आंगन में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया गया था
कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की जो कच्ची गलियां हैं वो बुरी तरह से कीचड़ से न भर जाए। आगे देखिए, देख लीजिए पहले हौज क्या होता है। हौज जो होता है जमीन में एक ऐसा ढका हुआ गड्ढा होता है जिसमें पानी और मल जाता है, जिसे आज हम लोग सीवर बोलते हैं, वही समझ लीजिए जिसे उस समय हौज बोला जाता था। उर नगर का एक रिहायशी इलाका लगभग 2000 ईसा पूर्व। क्या आप चित्र में टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अलावा 2 या 3 बंद गलियां भी खोज सकते हैं? ये देखिए, ये टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, इनमें खोजिए कि कौन सी बंद गली है, खोजिएगा आप। देखिए देखिए, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घरों का जो सारा कूड़ा कचरा था वो बुहार कर यानी झाड़ू लगाकर गलियों में डाल देते थे, जहां वो आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह जो थी वो ऊंची हो जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की जो दहलीजें थीं उनको भी ऊंचा उठाना पड़ता था, ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर ना आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाज़ों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास भी प्रचलित थे, जिनके विषय में उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधित बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिली है। जैसे घर की देहली ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती है। सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे की ओर न खुलता हो तो सौभाग्य प्रदान करता है, लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी, यानी नुकसान का कारण बनेगी, परेशानी का कारण बनेगी, ऐसा वो लोग मानते थे। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान भी था, जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई हैं, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। देखिए, जो पशुचारक थे वो और जो व्यापारी नगर थे उनके बारे में ये देखिए, जो पशुओं के चराने वाला क्षेत्र था और एक व्यापारिक नगर है कोई, उसके बारे में 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा मानचित्र 2 में कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहां खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर स्थित था। यहाँ पर जो उपज थी वह ज़्यादा नहीं होती थी। मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यह दर्शाया गया है कि इन ऊपरी क्षेत्रों में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का जो अधिकांश भाग था वहाँ पर भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। पशुचारक को जब अनाज धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती थी तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले अनाज वगैरह प्राप्त कर लेते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गड़ियों के बीच कई बार झगड़े भी हो जाते थे। गड़िए कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। ये गड़िए खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों के गांवों पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया हुआ जो माल होता था उसको लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी तक नहीं ले जाने देते थे।
आगे देखिए, मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर जो था वो समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। यह समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये खाना बदोश लोग अकदी, एमोराइट, असीरिया और आर्मीनियन जाति के थे। आगे विषय 5 में इन पशुचारक समाजों के शासकों के बारे में कुछ अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से बिल्कुल अलग होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी। संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति जो थी वो उत्पन्न हो गई। देखिए, एक योद्धा अपने हाथ में एक लंबा भाला और खपची का ढाल पकड़े हुए है। हाँ, ये देखिए, ये भाला पकड़ा हुआ है और ये ढाल पकड़ा हुआ है, वही बात कह रही है। एमोराइट लोगों की एक खास किस्म की पोशाक देखिए जो चित्र नंबर 38 में दिखाई गई है। सुमेरियन योद्धा की पोशाक से भिन्न होती थी। देख लीजिए, इनकी पोशाक ये है ना। और सुमेरियन योद्धा की पोशाक यार अभी कहीं दिखेगा, दिखा दूंगा, या ऊपर होगा, देख लीजिएगा। आगे देखिए, ये देखिए क्या दिया है। मारी में जिमरी लिम का राजमहल 1810 से 1760 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ये देख लीजिए राजमहल। ऐसा राजमहल आपने देखा नहीं होगा। ये जो है सिंहासन, यह सिंहासन कक्ष है। ये भीतर आंगन जो खुलता था, ये शवागृह है जहाँ पर शवाएं होती थी। ये बाहरी आंगन का रास्ता है। देख लीजिए, महल का नक्शा ही समझ लीजिए, महल समझ लीजिए। बहुत पुराना है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। ये प्रांगण है। ये जो पट्टिकाएं हैं वो रखी गई हैं। आगे देखिए, इसके बारे में कुछ दिया है। जिमरी लिम का मारी स्थित राजमहल। मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही वो प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। अपने समय में वो इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरी लिम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेके वहां आया था। दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर। संभवतः अपने अन्य साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन में बैठकर बाकायदा भोजन करता था, यानी 106 साथियों के साथ। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों से कमरा 132 में मिलता था, जहां की भिन्न भिन्न चित्रों को देखकर आगंतुक लोग जो थे हतप्रभ रह जाते थे। राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था, जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। देखिए,
किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, परंतु उन पर कड़ी नज़र भी रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पद अधिकारी थे, उनके बीच हुए पत्र व्यवहारों में अक्सर इन पशुचारकों की जो गतिविधियां थी और शिविरों का भी उल्लेख किया गया है। एक बार एक पद अधिकारी ने राजा को लिखा कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे, और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रागा, तेल, मदिरा और अन्य किस्म की जो माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच से ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्रों का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के जो अधिकारी थे वो जलपोत पे बैठ के जाया करते थे। उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक नदी में 300 मदिरा के पीप रखे जा सकते थे और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की जो कीमत थी उसका लगभग 10% टैक्स के रूप में वसूलते थे, जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पत्रिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलीसिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। यह द्वीप जो है उन दिनों तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए बहुत मशहूर था, परंतु यहाँ रागे का भी व्यापार होता था। देखिए ये जो द्वीप था अलीसिया, यहाँ पर ये द्वीप तांबा और टीन के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था। यहाँ पर जो रागा होता है उसका भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था। कांसा से हथियार बनाए जाते थे, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में ये अद्वितीय था। अब देखिए मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई हुई उसके बारे में। आज मेसोपोटामिया के पुरा स्थलों के उत्खनन पहले के उल्लेखों की तुलना में बहुत अधिक कुशल यानी आसान हो गए हैं। उनके कार्य की यथार्थता एवं परिशुद्धता और जो अभिलेखन का स्तर है वो बहुत ही ऊंचा हो चुका है। इसलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसे उर नगर में की गई थी। इसके अलावा बहुत कम पुरातत्वविदों के पास इतनी लंबी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल को खुदाई के काम पर लगा सके। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। इस संबंध में अब सुलाविक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण ले। यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा की जो ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खरोच कर निकाला गया। इस प्रक्रिया की टीले की ऊपरी सतह को किसी बेलचे, फावड़े या अन्य औजार के धारदार चौड़े सिर से कुछ मिलीमीटर तक खरोचा जाता था। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई है और पुरातत्वविदों ने उसकी बनावट और ईंटों की दीवारों की स्थिति तथा
गड्ढों और अन्य विशेषताओं का पता लगा लिया गया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोदकर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पौधों और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन की। इसके चलते उन्होंने पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता लगाया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियां मिली जो बुहार कर बाहरी गलियों में डाल दी गई थी। वहाँ गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन में से निकले हुए पौधों के बीज और बहुत कम मिले हैं। वहाँ की गलियों में सुअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए हैं, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य किसी भी मेसोपोटामियाई नगर की तरह यहाँ भी सुअर छुट्टे घुमा करते थे। एक घर में तो आंगन के नीचे जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था, सुअर की कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरने के बाद जीवन में खाने के लिए सुअर के कुछ मांस वहां रख दिया गया होगा। पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श का बारीकी से अध्ययन कर यह जानने के लिए किया कि घर में कौन कौन से कमरों पर पोपलार यानी एक लंबा पतला पेड़ के लट्ठों, खजूर की पत्तियों और घास फूस की छतें थी और कौन से कमरे में बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे थे। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का क्या महत्व था, आइए देखते हैं। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहां अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर इतना अधिक गर्व था कि इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमिश महाकाव्य के अंत में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगेमिश ने एन मरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इससे दुखी होकर वो अमरत्व की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर गिलगेमिश अपने नगर उरुक लौट आया। वहाँ जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चारदीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे उसकी नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर हो उठा। इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगेमिश एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसने अपने नगर में ही सद्भावना मिलती है जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। लेखन जो है कला की देन है। देखिए, हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियाँ, किस्सों और तरह तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि विद्वानों को आगे आने वाली पीढ़ियां जो है उन्हें पढ़ सके। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण जो परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं मिली है जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं। उनमें से 2 का वर्गमूल यह दिया गया है, ये देख लीजिए।
अगर इसे आप हल करेंगे तो इसका उत्तर जो है ये आएगा। इसके सही उत्तर से थोड़ा सा भी भिन्न है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल को हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है और वह 1 अंगुले गहरे पानी में डूबा हुआ है तो संपूर्ण पानी का जो आयतन है वो कितना होगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटे में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब आज जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अचेतन हिस्सा है। मेसोपोटामिया वासियों ने उनसे हमें ही ये सारी चीज़ें जो है हमें उनसे मिली है। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्य युगीन यूरोप में पहुँचा। यह सब कैसे हुआ आप विषय 5 में देखेंगे। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नज़र रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मेसोपोटामिया वासियों को इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि जो थी वो संभव नहीं होती यदि लेखन की कला और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता जहाँ विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे, जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की जो बौद्धिक उपलब्धियां हैं उनको आगे बढ़ा सके। यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। अंत में हम उन्हें 2 प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। ये देखिए एक पूरा कालीन पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी के बारे में दिया गया है। लोह युग में यानी लोहे की जब खोज हो चुकी थी, उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूटमार की हो गई थी क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु तथा शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जो था वो जबरदस्ती ले लिया जाता था। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उनमें से आखिरी राजा अशुरबनीपाल 668 से 627 ईसा पूर्व ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन, साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न किया और उसमें सफल रहा। उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भी भेजा क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालयों में पढ़ाना लिखाना सिखाया जाता था, जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की जो नकल होती थी वो तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा जो बोली जानी एकदम से बंद हो गई, लेकिन विद्यालयों में शब्दावलियों, संकेत सूचियों, द्विभाषी, सुमेरी और अक्कडी पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अब भी पढ़ाई जाती थी। इसलिए 650 ईसा पूर्व में भी 2000 ईसा पूर्व तक अपनी जो कीलाकार अक्षरों में लिखी पट्टिकाएं थी वो पढ़ी और समझी जा सकती थी। और अशुरबनीपाल के आदमी यह जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रतिकृतियों को कहाँ खोजा और कहाँ प्राप्त किया जा सकता है। गिलगैमिश के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई। प्रतियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथि लिखते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में अशुरबनीपाल का उल्लेख भी मिलता है।
मैं अशुरबनिपाल, ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक, जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वानों के पांडित्य के गुणगान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है और मैंने पट्टिकाओं की जांच की और उन्हें संग्रहित किया। मैंने उन्हें 99 स्थित अपने इष्ट देव नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य में उपयोग के लिए रख दिया। अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए इससे भी महत्वपूर्ण काम था इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का। इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेवल से इस प्रकार अंकित किया गया। असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर अमूक व्यक्ति द्वारा लिखी गई। अशुरबनिपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी, जिन्हें विषय अनुसार वर्गीकृत किया गया था। ये देखिए, एक और पुरातत्ववेत्ता के बारे में लिखा है। दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबोपोलाशर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं जो थी वो पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने के बाद बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चहारदीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तथा शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे और इसके गणितज्ञों तथा खगोलविदों ने अनेक नई खोजों को की थी। नेबोनिडस जो था वह स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसने लिखा कि उर के नगर देवता ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसे सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया। उसने लिखा, चूंकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहितों का प्रतिष्ठान जो था वो भुला दिया गया था, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया। मैंने दिन पर दिन उसके बारे में सोचा। वो आगे कहता है कि उसके एक बहुत पुराने राजा, जिसका शासनकाल हम आज 1150 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं, उनका पट्टा लेख स्लेट मिला और उस पर उसने लिखा, महिला पुरोहित की आकृति अंकित देखी। उसने उसके आभूषणों और वेशभूषा को ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसने अपनी पुत्री को वैसी ही वेशभूषा से सुसज्जित कर महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। एक अन्य अवसर पर नेबोनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाए जिस पर अकड़ के राजा सारगोन का नाम खुदा था। आज हम जानते हैं कि राजा ने 2370 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया था। नेबोनिडस निसंदेह अनेक बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल के इस महान राजा के बारे में सुन रखा था। नेबोनिडस ने यह महसूस किया कि उसे उस मूर्ति की मरम्मत करानी चाहिए। वो लिखता है कि देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित जो सिर था उसको बदलवा दिया। ये देखिए, कुछ काल रेखा दी गई है, कुछ समय दी गई है, उसके बारे में जान लीजिए। लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत हुई, ठीक है। और लगभग 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों को बनाना आरंभ किया गया। लगभग 3200 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत हुई। लगभग 3000 ईसा पूर्व उरक का एक विशाल नगर के रूप में विकास हुआ। कांसे के औजारों का इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हो गई। देखिए, बढ़ोतरी हुई, ऐसा नहीं कि लोग कांसे के बारे में जानते नहीं थे, इस्तेमाल करते थे, पहले कम मात्रा में करते थे, लेकिन लगभग 3000 ईसा पूर्व इसकी जो इस्तेमाल था उसमें बढ़ोतरी हो गई। लगभग 2700 से 2500 ईसा पूर्व
इस समय क्या हुआ, आरंभिक राजाओं का शासनकाल, जिनमें गिलगेमिस जैसे पौराणिक राजा भी शामिल है। लगभग 2600 ईसा पूर्व किलांकर लिपि का विकास हुआ। लगभग 2400 ईसा पूर्व सुमेरियन का स्थापन अक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। 2370 ईसा पूर्व सारगोन अक्कड़ सम्राट की जानकारी प्राप्त होती है, उनका समय था। लगभग 2000 ईसा पूर्व सीरिया, तुर्की और मिस्र तक किलांकर लिपि का प्रसार हो गया। महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव हो गया। लगभग 1800 ईसा पूर्व गणितीय मूल पाठों की रचना हुई। अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रह गई। लगभग 1100 ईसा पूर्व असीरियाई राज्य की स्थापना हो गई। लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। लगभग 720 से 610 ईसा पूर्व असीरियाई जो थे उनके साम्राज्य की स्थापना हो गई। 668 से 627 ईसा पूर्व अशुरबनीपाल का शासन आया। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया और लगभग पहली शताब्दी यानी ईस्वी में अकड़ी भाषा और किलांपर लिपि जो थी वो प्रयोग में रही होंगी। और 1850 यानी किलांपर लिपि के अक्षरों को पहचाना और पढ़ा गया कब, 1850 में। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यूपीएससी कितना भी डीप जाके पूछेगा तो इससे ज़्यादा डीप थोड़ी जाएगा भाई, जो बुक में है वही तो पूछेगा, इससे बाहर कहाँ पूछेगा। इसलिए भाई इसको अच्छे से पढ़िए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कंपटीशन टफ होते जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब ये हिस्ट्री समाप्त होने वाली है, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए जियोग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।